हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आशा है अच्छे होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। आप लोगों ने इसके पहले क्लासेस में विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ा और अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का आखिरी पोर्शन, जो हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस एंड इट्स वर्किंग, संधारित्र एवं इसका सिद्धांत एवं इसकी क्रियाविधि, इस पोर्शन में आ गया। इसमें आप लोगों को पढ़ना है संधारित्र क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, कंडेंसर्स, वाटर कंडेंसर्स, इसका सिद्धांत क्या है, इसका कार्य क्या है और फिर कितने प्रकार के संधारित्र होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ संधारित्र की ऊर्जा क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं आज एक कंडेंसर, लेकिन सबसे पहले जो मैं भूल गया वो है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडेंसर्स या संधारित्र का सिद्धांत और संधारित्र के बारे में पूरे डिटेल। आप मेरे हाथ में एक कंडेंसर देख रहे हैं। आप पुस्तक में आपको इसके लिखा हुआ है कैपेसिटेंस, हिंदी में लिखा हुआ है संधारित्र, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में जो इलेक्ट्रिकल मिस्त्री लोग आते हैं उन लोग इसको कंडेंसर बोलते हैं। आपने इसको जो है पंखा में देखा होगा, इसके पहले निश्चित रूप से इसको पंखा में देखा होगा। जितने भी मोटर्स रहते हैं, मोटर्स की स्टार्टर में देखा होगा आपने इसको, जो है कोई भी घूमने वाली चीज़ है जो घूमती है, जनरली उसमें जो है कंडेंसर जरूर लगा रहता है। तो आखिर ये कंडेंसर होता क्या है? जब पंखा जो है नहीं चलने लगता है या ठीक से नहीं चलता है, ये पूरा स्पीड नहीं देता है, तो जो मैकेनिक आता है बोलता है कि इसका कंडेंसर खराब हो गया, कंडेंसर चेंज करने से ठीक हो जाएगा, और वास्तव में हम देखते हैं ठीक भी हो जाता है। तो आखिर ये कंडेंसर है क्या? व्हाट इज दिस कैपेसिटेंस और कंडेंसर्स? ठीक है, आज हम लोग इसी बात की चर्चा करते हैं, देखते हैं कि ये है क्या। तो मैंने आपको यहाँ पे इसके डिटेल स्टडी के लिए जो है यहाँ पे एक चित्र बना के रखा है, देख लीजिए। यहाँ पे आप सभी जान रहे हैं कि ये एक बैटरी है और इस बैटरी को दो प्लेट से जोड़ करके रखा है हमने। क्या इसमें करंट बहेगा? आप बोलोगे कि ये तो बीच में जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए करंट नहीं बहेगा। सही आप कह रहे हो। जब इसका बैटरी जो है, मान लिया जाए इसका वोल्टेज V है, अब V वोल्टेज जब इसको ये करेंगे और ये दोनों को हमने जोड़ दिया, माने परिपथ पूर्ण हो गया। तो जैसे ही परिपथ पूर्ण होगा, इससे क्या होगा, अभी इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि ये धातु के पीसेस हैं, धातु के टुकड़े हैं, मेटल पीसेस है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि बैटरी का जो पॉजिटिव है, यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है ये उतने इलेक्ट्रॉन्स लेते जाएगा। कब तक लेते जाएगा? जब इसका और इसका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आएगा, इसमें धन आवेश की संख्या बढ़ते जाएगी। इसको अंदर की तरफ डालेंगे। क्यों अंदर की तरफ डालेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये प्लस 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 बढ़ते जाएगा। इसी तरह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस प्लेट को जो है ये भरना शुरू कर देगा, और हम देखेंगे कि ये जो फ्लो तब तक चलते रहेगा जब तक कि इसका पोटेंशियल, आपको पता होगा कि जब भी अगर हम दो प्लेट को, एक को धन आवेशित करें एक को ऋण आवेशित करें, तो क्या होता है? आप जानते हो कि ये दोनों के बीच में एक विद्युत तीव्रता उत्पन्न हो जाती है, और कहीं पे भी अगर तीव्रता है तो दोनों के बीच में विभव उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब है कि इसका विभव इसका विभव समान हो जाता है। ये जस्ट ऐसे ही है जैसे आप किसी बाल्टी को नल के साथ लगा के छोड़ दें, और जैसे ही बाल्टी को आप नल को खोलेंगे तो धीरे धीरे बाल्टी में या बर्तन में जो है पानी भर जाता है। इसी तरह से ये आवेश को धीरे धीरे करके संग्रहित कर लेगा, जमा कर लेगा। तो सबसे पहला काम क्या है संधारित्र का या कैपेसिटेंस का? ये एक कैपेसिटेंस फॉर्म कर लिया। मतलब सबसे पहला काम क्या है संधारित्र का कि ये जो है आवेश को संग्रहित करता है। आवेश को संग्रहित करेगा तो क्या इसके बीच में जो है विद्युतीय क्षेत्र बनेगा? आप देखोगे इसके बीच में एक विद्युतीय क्षेत्र बन जाएगा। दोनों प्लेट्स के बीच में एक विद्युतीय क्षेत्र बन जाएगा। ये विद्युतीय क्षेत्र आपको याद होगा E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। दोनों के बीच का जो विद्युतीय क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन, जहां सिग्मा क्या है? आवेश घनत्व है।
Q अपॉन A है। तो ये Q अपॉन A एप्सिलॉन, ये दोनों के बीच में जो है एक विद्युतीय क्षेत्र आ जाएगा। इस विद्युतीय क्षेत्र के कारण विद्युतीय विभव उत्पन्न होगा और इसके बीच में एक ऊर्जा जो है जमा हो जाएगी। तो संधारित्र का प्राइमरी काम क्या है? आवेशों को संग्रहित करना। इसी के लिए हम इसको कहते हैं कि कैपेसिटेंस, धारिता, धारण करने की क्षमता। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी टू होल्ड, मैंने ये क्या लिखा? कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। कितनी कैपेसिटी है चार्ज होल्ड करने के एक निश्चित वोल्टेज के ऊपर? ये इसके ऊपर आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली कंडेंसर्स या संधारित्र है क्या, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, इस चीज को जो हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इसका उपयोग क्या है। अब ये जब पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो चार्ज होने के बाद इसमें और जो है आवेश आना जो है बंद हो जाएगा। अब जब ये पूरी तरह से चार्ज हो गया तो हम क्या करेंगे कि इसको, ये दोनों स्विच को इधर से हटा करके हम इसमें जोड़ देंगे। जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे क्या होगा, बता सकते हो क्या होगा? कुछ होगा क्या? आपने बैटरी से कनेक्शन को हटा दिया, अब ये जो प्लेट है ये बैटरी का काम करेगा। बैटरी का काम करेगा मतलब ये दोनों जो है, इसने आवेश को संग्रहित कर लिया, चार्ज को संग्रहित कर लिया। ये जो है प्लस है इसलिए उच्च विभव पे है, ये माइनस है इसलिए निम्न विभव पे है। तो विद्युत धारा का सिद्धांत कहता है कि विद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाने लगता है। मतलब क्या होगा कि इधर से आवेश जो है इधर से फ्लो होते हुए इसमें आएगा और जैसे ही इसमें आवेश फ्लो होगा ये बल्ब जो है जलना शुरू हो जाएगा, ग्लो होना शुरू हो जाएगा। ये बल्ब क्या होगा? ग्लो होना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। क्या सब समय जलते रहेगा? बैटरी और संधारित्र में यही अंतर है। हमने इसको हटा दिया मतलब चार्ज का जो है ये खत्म हो गया। अब ये समझ लीजिए खाली हो रहा है, एक टैंकी भरा हुआ है और उससे जो है क्या होगा कि धीरे धीरे इसके जो चार्जेस है ये प्लस इसमें चला गया, फिर एक और प्लस और ये माइनस इधर आ गया और प्लस जो है इसमें और चला गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे आते जाएगा ये जो है कम होते जाएगा और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि लगभग पूरा जीरो नहीं होगा आवेश, लेकिन लगभग जो है ये डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। आप लोगों ने मैकेनिक को देखा होगा कि कंडेंसर को लेता है और उसके दोनों तार को जोड़ करके शॉर्ट करता है, चिट की ध्वनि होती है, स्पार्क निकलता है। अगर आप एक बल्ब को जोड़ करके इसमें से चलाएंगे तो देखेंगे कि ये ग्लो करना शुरू हो गया और कुछ देर के बाद इसका ग्लो जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और एक समय आएगा कि ये जो है ग्लो करना फिर से बंद कर देगा। क्या हो जाएगा? फिर से ग्लो करना बंद हो जाएगा। अगर आप यही प्रोसेस को फिर से दोहराएं, इसको जो है फिर से हम इधर जोड़ दें, इसको जो है फिर से इधर जोड़ दें और जोड़ने के बाद फिर से इसको चार्ज करें और चार्ज करने के बाद फिर से इसको जोड़ें तो हम देखेंगे फिर से ये जलने लगेगा और ये प्रोसेस जो है हम, लेकिन ये मैकेनिकली हम बैठ करके तो ऐसा नहीं कर सकते, तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था किया जाता है। ये प्रोसेस जो है, तो बेसिक रूप से जो है संधारित्र का काम क्या है? आवेशों को संग्रहित करना। आवेश का इसका काम क्या है? आवेश को संग्रहित करना या जमा करके रखना। ठीक है? कब तक जमा करना? जब तक कि ये किसी दूसरे चीज से डिस्चार्ज ना हो जाए। आप कहोगे कि सर ये थोड़ी देर के लिए 1 मिनट या 2 मिनट के लिए जो है जल करके हमको क्या फायदा होगा? उससे तो कोई फायदा होगा नहीं। तो मैं बताता हूं क्यों पंखों में या मोटर में ये काम किया जाता है। देखिए, अब मान लीजिए मैंने यहां से बल्ब को हटा दिया और उसकी जगह हमने एक पंखा लगा दिया। पंखा बहुत अच्छा से नहीं बना है, लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पंखा लगा दिया। अब क्या होगा? जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे ये थोड़ी देर पे स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद जो है जब इसका चार्ज खत्म हो जाएगा ये रुक जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? आपको पता होगा, आप लोगों ने जो है इनर्शिया के बारे में जो है जरूर सुना होगा। ठीक है? अब इनर्शिया क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु को जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है सामान्य रूप से चलाए रखने के लिए, उसकी तुलना में उसको स्टार्ट करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। उसको स्टार्ट करने के लिए, अगर यहाँ पे पंखा है, पंखा रुका हुआ है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमको जो है
क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी, जितना 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है अगर उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो सकता है वो स्टार्ट ही ना हो, या स्टार्ट भी हो तो धीरे धीरे चले, या बहुत देर में जो है स्पीड पकड़े। तो अगर ये कंडेंसर क्या करता है कि आवेश को संग्रहित करता है, और संग्रहित करके, जैसे आप लोगों ने कैमरे का जो है ये इसको फ्लैश लाइट को जलते हुए देखा होगा, फट से बहुत तेज रोशनी होती है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो लगभग उसी तरह से जो है ये बहुत तेजी से जो है इसको एनर्जी देता है, उस टॉर्क देता है। इस टॉर्क के कारण ये क्या होता है, बड़े बड़े जो मोटर में बहुत ज्यादा टॉर्क जरूरत पड़ता है, तो वो टॉर्क देता है। उस टॉर्क के कारण पंखा जो है, आपको मोटर जो है वो घूमना शुरू हो जाता है, और एक बार घूमना शुरू हो जाता है तो आप जानते हो कि फिर उसके बाद ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती है। तो सामान्य जो 220 वोल्ट घर का रहता है उस वोल्टेज से ही जो है वो हमारा काम जो है हो जाता है। आपने ये भी सुना होगा, जैसे आप लोगों ने मोटरसाइकिल या स्कूटर जो है चलाया होगा, तो आपको याद होगा कि जब भी आप स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट गियर पे स्टार्ट करते हो, लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो जाता है आपकी गाड़ी, तो फिर आप सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ गियर में चले जाते हो, फिफ्थ गियर में चले जाते हो, और फिर आराम से स्मूथ उसको चलाते हो। फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है, उसका कारण क्या है कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और जब ज्यादा एनर्जी चाहिए रहती है तो हम कोई ऐसी चीज की आवश्यकता होती है जो उस एनर्जी को स्टोर करे। और ये एनर्जी स्टोर जो है यहाँ पे आवेश के रूप में, चार्ज के रूप में कौन करता है, ये जो हमारा जो कंडेंसर है, यही जो है आवेश को संग्रहित करने का काम करता है, होल्ड करके रखने का काम करता है। तो हम लोग जो है क्या परिभाषा दे सकते हैं, एक कैपेसिटेंस या संधारित्र की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि कैपेसिटेंस या संधारित्र जो है एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो आवेशों को संग्रहित करके, आवेश को संग्रहित करके रख सकता है या जमा करके रख सकता है। कैपेसिटेंस is a device, electrical device which can hold charge. Capacitance is a device which can hold charge. कंडेंसर जो है क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को होल्ड कर सकता है। देखिए, धारिता और संधारित्र, कैपेसिटी एंड कैपेसिटर, ये दोनों में कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, हम लोग हिंदी में कहेंगे धारिता और संधारित्र, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कंपोनेंट और एनी कंडक्टर टू कलेक्ट एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। किसी चालक या विद्युत यंत्र का वह गुण जिसके कारण यह ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में संग्रहित कर सकता है, इसे हम लोग कहते हैं धारिता। और कैपेसिटेंस इज अ डिवाइस, याद रखिए है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए कंपोनेंट और एनी कंडक्टर टू कलेक्ट एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। किसी चालक या विद्युत यंत्र का वह भौतिक गुण जिसके कारण यह ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में संग्रहित कर सकता है, इसे हम लोग धारिता कहते हैं। और व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या है, संधारित्र क्या है, जिसको हम कंडेंसर कहते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया भी कि कंडेंसर क्या है। तो कंडेंसर एक्चुअली इट इज अ डिवाइस, whereas capacitance is a property of that device. Capacitor is a device, एक यंत्र है। संधारित्र विद्युत यंत्र है, जबकि विद्युत धारिता उस यंत्र का गुण है जिसके कारण यह आवेश को संग्रहित कर सकता है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैपेसिटेंस क्या क्या चीज के ऊपर निर्भर करता है। कैपेसिटेंस एक्चुअली है क्या, इसके थोड़ा सा मैथ्स के बारे में देख लेते हैं। इसके जो फिजिक्स है, कहिए क्या है, इसका क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं कि कैपेसिटेंस है क्या। आपने देखा होगा कि अगर एक पात्र में, एक बर्तन में हम जैसे जैसे पानी को भरते जाते हैं, इसका पृष्ठ जो है ऊपर होते जाता है, इसका पृष्ठ जो है ऊपर होते जाता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होगा, उससे ज्यादा हम इसको पानी को नहीं रख सकते, इसमें जमा नहीं कर सकते। सेम इसी तरह से अगर एक कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, इसको हम एक विभव स्रोत से जोड़ देते हैं, एक जो है पोटेंशियल सोर्स से जोड़ देते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बैटरी है जिससे हम लोगों ने इसको जोड़ दिया, तो क्या होगा कि इसके ऊपर चार्ज धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे इसका चार्ज बढ़ता जाएगा,
आप लोग जानते हैं कि V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R। R तो इसका फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर R कांस्टेंट है तो Q को जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे, चार्ज को जैसे जैसे इसमें आवेश की मात्रा को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इसका वोल्टेज भी बढ़ते जाएगा। या हम उसको उल्टा भी कह सकते हैं कि Q इज डिपेंडेंट ऑन V। पोटेंशियल को बढ़ा करके भी इसका चार्ज को हम बढ़ा सकते हैं, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V कहेंगे। Q समानुपाती होता है V के, इसलिए Q इक्वल टू होगा एक कांस्टेंट इनटू V। यहाँ पे कांस्टेंट Q को, V को हम यहाँ पे कांस्टेंट K को हम लोग C कहते हैं, जहां C जो है कैपेसिटेंस कहलाता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब C क्या है? Q अपॉन V। हम इसको कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ये पर यूनिट वोल्टेज। एकांक विभव में किसी चालक को विभव को एकांक रखते हुए इसको जितना ज्यादा हम वो आवेश दे सकते हैं, इसके अनुपात को या इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका कैपेसिटेंस कहेंगे। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, याद रखो, V मतलब वॉल्यूम ही नहीं होता है, Q अपॉन V वेयर V इज द वोल्टेज। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, मैं भी वॉल्यूम बोल दिया, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल पर यूनिट वोल्टेज। प्रति एकांक विभव में किसी चालक को जितना आवेश दिया जा सकता है उसे हम लोग उसका धारिता कहते हैं। ये भी एक परिभाषा धारिता की हो सकती है। बाद में हम लोग देखेंगे क्या ये Q और V के ऊपर निर्भर करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि C है क्या। तो देखिए यहाँ पे Q है और V है, इस दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? C कहेंगे। पर यूनिट voltage of a conductor is called कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की हम एक और परिभाषा क्या दे सकते हैं कि प्रति एकांक विभव पे किसी चालक को जितना हम आवेश दे सकते हैं उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? धारिता या संधारिता कहते हैं। क्या हम लिखेंगे? प्रति एकांक विभव पर किसी चालक को जितना आवेश दिया जा सकता है उसे उस चालक की धारिता कहते हैं, उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। प्रति एकांक विभव पर किसी चालक को जितना आवेश दिया जा सकता है उसे उस चालक की हम धारिता कहते हैं। ये जो है हमारी परिभाषा जो है इसका आ गया। तो अब देखिए, जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई नई भौतिक राशि पढ़ते हैं हम लोग तीन चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि पहली बात वो सदिश राशि है, अदिश राशि है, दूसरी बात उसकी इकाई क्या होगी, और तीसरी बात कि उसका विमीय सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। ध्यान दीजिए कि C इक्वल टू Q अपॉन V, ये भी एक अदिश राशि है, स्केलर है, और V वोल्टेज ये भी एक अदिश राशि है, ये भी स्केलर है। तो अगर दोनों स्केलर है तो दो अदिश राशियों का ये क्या हो जाएगा? ये भी अदिश राशि होगा। मतलब धारिता की कोई दिशा नहीं हो, कोई इसका डायरेक्शन नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि हो जाएगा। फिर नेक्स्ट
मतलब हम सीधे सीधे धारिता को जोड़ सकते हैं, C1 + C2 + C3 ऐसा करके जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। आपके बुक में डायमेंशनल फार्मूला निकालने का बहुत लंबा चौड़ा जो है सूत्र दे देते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में जो है डायमेंशनल फार्मूला निकालने का तरीका बताता हूँ। ये है Q, V = W/Q होता है। सो ये Q²/W। अब Q क्या होता है? A × T, ये आपको याद रखना है। और W का है mL² T-2। तो ये हो जाएगा m-1, ये ऊपर जाएगा तो L-2, ये ऊपर जाएगा तो T+2 और प्लस से है तो T4 और A²। ये जो है हमारा डायमेंशनल फार्मूला किसका हो गया? कैपेसिटेंस का जो है डायमेंशनल फार्मूला जो है हमें प्राप्त हो रहा है। अब देखिए तीसरी जो चीज हम लोग देखते हैं वो है कि इसका इकाई यूनिट क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट क्या होगा। तो C = Q/V होता है। आपको यूनिट अगर नहीं याद रखेंगे या उसके जो डिफरेंट यूनिट्स नहीं याद रखेंगे तो याद रखिए कि आपको कभी भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए यूनिट्स को बहुत अच्छे ढंग से याद रखिए। तो जैसा कि आप जान रहे हैं Q का आवेश होता है कूलम और V का होता है वोल्ट। पर वोल्ट इसको कहते हैं फैरेड, F से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा इसको F से डिनोट करते हैं फैरेड। तो आप देखेंगे कि फैरेड भी जो है बहुत बड़ी इकाई है। फैरेड बहुत बड़ी इकाई है। आप देखोगे कि अगर एक फैरेड किसी चालक की धारिता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई जो है कितनी होगी वो आप आगे देखोगे, बहुत बड़ी इकाई है। इसे हम लोग जनरली जो है 1 माइक्रोफैरेड जो कि 10⁻⁻6 फैरेड होता है, 1 नैनोफैरेड 10⁻⁻9 फैरेड और 1 पिकोफैरेड 10⁻12 फैरेड। ये सब जो है इकाइयां जो है हम लोग लेते हैं, याद रखेंगे। इसी तरह से सीजीएस इकाई लेंगे तो सीजीएस इकाई के लिए कूलम का होता है स्टैट कूलम डिवाइडेड बाय स्टैट वोल्ट और ये स्टैट फैरेड। ये जो है इसकी इकाई हो जाती है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि यह सदिश राशि है, अदिश राशि है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, याद रखेंगे। इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि जब भी जो है आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला के ऊपर जरूर क्वेश्चंस आते हैं। और वो जो क्वेश्चन आएंगे आप देखोगे कि इसमें जो है सी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इसको जो है जरूर अच्छे से अच्छे ढंग से जो है याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संधारित्र का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कैपेसिटेंस। मैंने आपको शुरू में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है थ्योरी ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, लेकिन मैं यहां पे और जो है कैसे कैपेसिटेंस को बनाते कैसे, थ्योरी ऑफ कैपेसिटेंस, संधारित्र का संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र में कभी भी याद रखेंगे कि संधारित्र में कैपेसिटेंस में हम कभी भी एक प्लेट को नहीं लेते हैं। जब भी हम लेंगे तो 2 प्लेट को लेंगे। तो संधारित्र का सिद्धांत पढ़ने के पहले क्यों जो है 2 प्लेट को लेते हैं, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स क्यों डालते हैं, ये सारी चीज को पढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा चीज आपको बताना चाहूंगा। वो क्या है, ध्यान दीजिए कि अगर गोलीय चालक की, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको आगे जो है स्फेरिकल कैपेसिटर भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर है, किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक।
इसको पढ़ना बहुत जरूरी है संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है ये। आप एक गोलीय चालक ले लें, जैसा कि इसके पहले वाले इसमें जो है हम लोगों ने पढ़ा, व्यंजक में पढ़ा, इसकी रेडियस जो है आर है। इसको हम लोगों ने किसी विभव स्रोत से जोड़ दिया, बी विभव स्रोत से जोड़ दिया, जिससे इसके ऊपर जो है कितना आवेश आ गया, क्यू आवेश आ गया। मान लिया गोलीय चालक पर प्लस क्यू आवेश है, तो इसके पृष्ठ पर विभव कितना होगा, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर। व्हाट्स विल द पोटेंशियल ऑफ एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, V इक्वल टू हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि C इक्वल टू Q अपॉन V। पुट दिस वैल्यू Q, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 सॉरी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K R, Q से Q कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ C, क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, धारिता जो है dependency of on what factor the capacitance of a spherical conductor depends। ठीक है, हमको ये जो है देखना है। तो बहुत सिंपल है, C जो है सबसे पहले C समानुपाती है R के, R मतलब इसका रेडियस, अगर ये रेडियस के समानुपाती है मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि C जो है इसके क्षेत्रफल के भी जो है समानुपाती हो जाएगा। पहला जो है इसकी जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा धारिता उतनी बड़ा होगा। अब देखते हैं कि अगर किसी चालक को आकार को बढ़ा देंगे तो उसमें जो मात्रा कोई वस्तु रख सकते हैं उसका मात्रा भी बढ़ जाता है। इसी तरह से C जो है प्रोपोर्शनल टू K, उसके चारों तरफ जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। C जो है डिपेंडेंट है, K भी है, तो इसके चारों तरफ अगर कोई मीडियम, ऐसा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो उससे भी जो है डिपेंड करता है। तो ये दो चीजों के ऊपर जो है हमारा धारिता जो है डिपेंड करता है। अब हम लोग जो है संधारित्र का सिद्धांत जो है, अब इसके द्वारा जो है हम लोग देखेंगे कि संधारित्र का सिद्धांत है क्या। तो इसके लिए पहले हम लोग एक प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न दिया गया, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपको संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए। प्रश्न दिया गया कि किसी चालक की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी धारिता 1 माइक्रोफैराड है। फाइंड द रेडियस ऑफ ए whose फाइंड द रेडियस ऑफ ए कंडक्टर whose capacitance is 1 माइक्रोफैराड। आपको ये जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सिंपल है। C इक्वल टू अभी हम लोगों ने पढ़ा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R। मान लिया जाए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ इसलिए K इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम एयर है इसलिए K इक्वल टू 1 होगा। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। R का वैल्यू चाहिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू C हो जाएगा। C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर -6 1 माइक्रोफैराड। अभी मैंने बताया था ये 10 टू द -6 फैराड।
तो 10⁻⁶। और आपको सभी को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹। कहने का मतलब है 9 × 10⁻³ मीटर विच इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। इसका आकार कितना हो जाएगा? अगर किसी गोलीय चालक की धारिता जो है 1 माइक्रोफैराड है तो इसका रेडियस जो है 9 किलोमीटर होगा। क्या पॉसिबल है क्या? आपको ये जो मैंने कंडेंसर दिखाया है इसकी धारिता दिया हुआ है इसके ऊपर 5 माइक्रोफैराड। इसकी धारिता आप जो है देख रहे हैं 5 माइक्रोफैराड की है। 1 माइक्रोफैराड का 9 किलोमीटर है जबकि 5 माइक्रोफैराड का इतने छोटे से दिख रहा है। तो कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज पॉसिबल? क्या मैंने यहाँ पे जो सवाल हल किया इसमें कोई गलती है या फिर कोई सिद्धांत में गलती है? तो हम देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तव में यहाँ पे एक सिंगल चालक लिया गया है जिसकी कैपेसिटेंस बनाया गया है, लेकिन हम ऐसा नहीं लेना है। हमको क्या करना है? 2 प्लेट्स लेना है। तो उसके पीछे सिद्धांत क्या है वही सिद्धांत हमें यहाँ पे पढ़ना है, जिसको हम लोग कहेंगे संधारित्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ए कैपेसिटर। सबसे पहले जो है आप देखेंगे कि जब भी किसी कैपेसिटर को लेंगे तो हम लोग उसमें एक पैरेलल प्लेट मान लिया लेते हैं, इसको प्लस से जोड़ते हैं, बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं। इसके अंदर की तरफ प्लस आवेश आ जाता है, बाहर की तरफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब हम लोग पैरेलल प्लेट पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस प्लस चार्जेस आ गया, इसका वोल्टेज जो हो गया, इसके कारण वोल्टेज हो गया मान लिया जाए V है। तो अगर इसका वोल्टेज V ये होगा तो फिर हमको कैपेसिटेंस इसकी बहुत कम होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर इसके सामने हम लोग एक प्लेट की जगह एक और प्लेट रखेंगे। ये प्लस हो गया, बैटरी के प्लस से जुड़े हैं, और इसको जो है हम लोग शुरू में ही एक्सपेरिमेंट एक देखे थे, इसको दूसरा एक प्लेट रख देंगे। तो इसके ऊपर इंडक्शन के कारण इसके ऊपर जो है माइनस चार्ज आ जाएगा, मतलब इसके दोनों के बीच में एक विद्युतीय क्षेत्र बन जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड, देयर शुड बी इलेक्ट्रिकल फील्ड इन बिटवीन, खत्म हो गया, इन बिटवीन दिस टू। तो इसका वोल्टेज हो गया मान लिया जाए VA, इसका वोल्टेज हो गया VB। लेकिन अभी भी जब इसको माइनस होगा तो इसके विपरीत तरफ जो है पॉजिटिव चार्जेस हो जाएगा, जिसके कारण जो है ऑलवेज जो है अपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे VB आ जाएगा। तो जब ये VB आ जाएगा तो अब इसका नेट पोटेंशियल हो जाएगा VA माइनस VB। लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे चूंकि VB इक्वल टू 0 ही है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है माइनस है इक्वल टू 0 हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बाहर वाला जो प्लेट है, ये बाहर वाले प्लेट को हम लोग अर्थ कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे। जब हम इसको अर्थ कर देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल VA और VB हो गया, तो C इक्वल टू Q अपन VA माइनस VB हो गया। अब इसके बाद भी अगर हमें कैपेसिटेंस को और बढ़ाना है तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए एक स्टेप हम आगे बढ़ते हुए हम लोग इसके बीच में क्या करेंगे कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे। अब आप कहोगे कि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है सर? तो मैं भी आपको क्लियर करता हूं। आप जान रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका कैपेसिटेंस है C इक्वल टू Q VA माइनस VB। एक के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज डाला है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाला है, इसको अर्थ कर दिया है। अब इसके बाद भी अगर इसको हमको इंक्रीज करना है इसका ये कैपेसिटेंस को, तो ऐसे कंडीशन में इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है?
डाइलेक्ट्रिक मीडियम पेपर हो सकता है, नॉन कंडक्टर, बेसिकली ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं लेकिन थोड़ा से अलग होता है जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पेपर हो सकता है, इसमें मोम हो सकता है, पैराफिन हो सकता है, ऐसे कई सारे प्लास्टिक्स हो सकते हैं। ये सारे जो है पैराविद्युतांक माध्यम होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम्स होता है। इसको हम लोग जो इसी के ऊपर नाम के ऊपर जो है पेपर कैपेसिटर्स, एयर कैपेसिटर्स, अलग टाइप के कैपेसिटर्स भी होते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे, लेट द डाइलेक्ट्रिक ऑफ दिस मीडियम इज के। तो ऐसे कंडीशन में C इक्वल्स टू के क्यू वी ए माइनस वी बी हो जाएगा और यही इस संधारित्र की धारिता होगी। अब जहां तक मैंने इसमें बताया है कि चूंकि लगभग वी ए इक्वल्स टू वी बी होता है, इसलिए अगर ये वी ए इक्वल्स टू वी बी होगा तो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी नियरली इनफिनाइट, मतलब बहुत छोटे से साइज में भी जो है हम धारिता को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और यही जो पूरा सिद्धांत है इसे हम लोग कहते हैं संधारित्र का सिद्धांत। तो देखिए, हम लोगों ने अभी इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि संधारित्र क्या है, संधारित्र जो है उसको क्या उपयोग हो सकता है, इसका क्या क्या किस तरीके से बनाते हैं, इसका सिद्धांत क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। इसके आगे वाले जब लेक्चर पढ़ेंगे तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस जो है पढ़ेंगे और फिर जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स भी होते हैं लेकिन वो अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया। तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर्स, ये दो कैपेसिटर्स को हम लोग इसके आगे वाले पोर्शन में जरूर पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है और मेरा कोशिश ये रहती है कि लेक्चर को लंबा नहीं करने के लिए, इसलिए मैं इस लेक्चर को यहीं बंद कर रहा हूँ और मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इसे आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी जो है कुछ फायदा हो जाए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।